तो बेटा आज हमें पढ़ना है वेरिएशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी किस किस तरीके से चेंज होता है। देखो बेटा सीधी सी बात है, जब हम इस पृथ्वी, हमारी जो धरती का सरफेस है ना, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा यहीं पर है। सीधी सी बात, जब हम हाइट बढ़ती जाती है, जैसे हम पर्वतों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं और ऊपर हाइटों पे जाते चले जाते हैं, तो ग्रेविटी कम होती जाती है, ग्रेविटी कम होती चली जाती है। और जैसे ही हम धरती के नीचे जाने लगे तभी भी ग्रेविटी कम होने लगती है। तो मतलब जी जब हाइट इंक्रीज होती है तो ग्रेविटी डाउन होती है, और जब डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ इंक्रीज होती है तभी भी तो भी डिक्रीज होती है। ठीक है बेटा, एक चीज़ और देखो जरा, एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, जैसे अर्थ है, अर्थ के दो छोर होते हैं, पोल जिसे बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ। अब पोल के अगेंस्ट जो दूसरे पॉइंट होते हैं उन्हें हम इक्वेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर्स। याद रखना धरती के सरफेस पे भी पोल्स पर जो है ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है और इक्वेटर्स पर मिनिमम ग्रेविटी मिलती है। ठीक है, अब ग्रेविटी हाइट के साथ साथ जो कि मैंने आपको बताया डिक्रीज होती है, का कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है, क्योंकि भाई फिजिक्स खाली बातों से नहीं प्रूफ से चलती है। तो यस, प्रूफ कर सकते हो आप इसको, अगर आपके एग्जाम में आ जाए। नीट में तो खैर नहीं आता ये, ठीक है, नीट में तो आपको फाइनल फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए ईजीएस्ट चैप्टर में से एक है, आराम से हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये नीट वाले बच्चों के लिए। लेकिन 11th क्लास के बच्चों को थोड़ा सा इसलिए मुश्किल लगता है, उनको लगता है कि डेरिवेशन पूछ ली तो डर लगता है। वैसे डेरिवेशन बेटा इतना कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक फॉर्मूला तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m/r²। m मतलब मास, r मतलब रेडियस मतलब दूरी, और कैपिटल जी और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ले लिया। अब आपको मैंने बोला कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउन होता है। मतलब ये अर्थ है, मान लो इसके सरफेस से जब आप ऊपर गए, बेटा ग्रेविटी मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि हमेशा अर्थ के या किसी भी मास के सेंटर से कैलकुलेट होती है। कहाँ से? सेंटर से। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक की दूरी तो r थी, अब वो h हाइट और ऊपर चला गया तो r प्लस एच हो गई। टोटल जो r हो गई वो क्या हो गई? r प्लस एच का स्क्वायर हो गया। कोई चीज़ बदली? मतलब यहाँ पर जो ग्रेविटी थी वो ये थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक हाइट पर ये हो गई। कोई दिक्कत? चलो बेटा अगली चीज़ देखो। अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट नॉर्मल वाली, सेकंड चेंज वाली, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया। डिवाइड आपको दिखाई दे रहा है क्या? जो सेम चीज़ें उनको आपस में काटा और हमें फाइनली क्या आंसर मिला? हमें फाइनली आंसर मिला g डैश इक्वल्स टू g माइनस 2gh/r। ठीक है, अब बेटा ये पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे किस तरीके से सॉल्व हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर बेटा क्या है? बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया है। जब माइनस की पावर होती है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 माइनस से 2h हो गया, और साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है माइनस की पावर की वजह से। सेम उसी तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। वैसे बाइनोमियल थ्योरम आपको आती होगी, नहीं आती तो भाई इतना याद रखा, माइनस पावर वाले में इस तरह से मल्टीप्लाई अंदर हो जाता है, और ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ गया। आगे देखें, अगर ये नोट्स चाहिए ना, रिटर्न नोट्स, तो ये रिटर्न नोट्स टेलीग्राम पे डाल देंगे, कमेंट में पूछ लेना कि भैया नोट्स चाहिए ये आपके। तो अगर आप कमेंट आ गए यहाँ पे तो मैं डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा, नहीं तो फिर टेलीग्राम को क्यों भरना। ठीक है, और ये रिलेशन जो हमने अभी स्थापित किया है, ये जो रिलेशन हमने दिखाया है, ये रिलेशन साफ साफ चीख के बोल रहा है माइनस जी डैश इक्वल टू, मतलब चेंज इन ग्रेविटी, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू माइनस एच। मतलब हाइट के इंक्रीज होने से जी डिक्रीज होगा और हाइट के डिक्रीज होने से जी इंक्रीज होगा। तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई। अब अगली चीज़, जब हम अर्थ के अंदर जाएं, मतलब अर्थ के नीचे जाएं, सरफेस के अंडर डेप्थ में जाएं, तभी मैंने क्या बोला? डिक्रीज होगा। वहाँ पर भी हमको ये इस तरह से फॉर्मूला लगा के प्रूव करना होता है। फाइनल कंक्लूजन तो तुम्हें पता है, पर किस चीज़ का यूज़ होता है ये देख लो, फॉर्मूला क्या यूज़ होता है। क्योंकि अब अंदर जा रहे हैं किसी के, तो मास और डेंसिटी का यूज़ होगा। अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो मास और डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है? मास टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, या मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ भी याद कर लो, तुमको एक फाइनली रिलेशन पता होना चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब रेडियस, तो आर का क्यूब, डेंसिटी रो। बात समझ में आ गई? ओके, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हैं। सरफेस पर क्या होगा? जी इक्वल्स टू जी mm/r² नॉर्मल। नीचे क्या होगा? नीचे होगा इस रेडियस से कुछ हाइट नीचे चले गए तो r में से माइनस हो जाएगा, तो जी डैश इक्वल्स टू जी mm। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा, बस याद रखना है यहाँ पर, वहाँ पर तो फॉर्मूले के अंदर हमने कोई भी मतलब मास की जगह फॉर्मूला नहीं लगाया था ना, लेकिन यहाँ पर हम मास का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और यहाँ पर हम इस बारी
फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाले में भी लगाएंगे और सेकंड वाले में भी लगाएंगे, और फॉर्मूला निकालने के बाद हमारा क्या बना, जी डैश बना ये, ठीक है, ये एम की जगह आया ये सब कुछ, बात समझ में आ गई ना। एम कैसे निकाला, ऐसे निकाला, और जो नॉर्मल फर्स्ट इक्वेशन थी वो भी हमारी ये बन जाएगी जी एम बाय आर स्क्वायर, जी इंटू एम, ये रहा पूरा आर स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में काटना, ठीक है, अब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, सब कुछ कट कर रह गया, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस जी एच बाई आर। सेम रिलेशन, सेम टू सेम रिलेशन जो हमारा हाइट पर आया था, जो कि ये बताता है कि यस, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अगर हाइट इंक्रीज मतलब डिक्रीज भी होती है तो मेरी जी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब आप नीचे जा रहे हो धरती के, तभी भी आपकी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। इसके लिए एक ग्राफ है, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। ये आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये है डिस्टेंस, ठीक है, और ये है सेंटर ऑफ अर्थ। हम मानते हैं सेंटर ऑफ अर्थ से कोई चीज़ उठी, अर्थ के सेंटर में है कोई, जिसका है अर्थ के सेंटर के अंदर है यहाँ पर, तो यहाँ ग्रेविटी क्या होगी अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे बेटा अंदर ग्रेविटी होती है जीरो, क्या होती है, जीरो, इस बात को याद रखना। फिर जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जाओगे, तो अभी हम क्या पढ़कर आए हैं कि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ सरफेस पे होती है, तो आप जब अब सेंटर पे जीरो, अब यहाँ से सरफेस की तरफ जाओगे तो ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी। डिस्टेंस जैसे जैसे आप कवर कर रहे हो वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ रही है। देखो अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है, ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है, अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम ग्रेविटी। अब जब इस अर्थ के सरफेस से भी ऊपर जाने लगोगे तो अब नेगेटिव, अब क्या होगा, अब डिक्रीज होने लगेगी ग्रेविटी, लेकिन हाइट तो बढ़ी रही है, यस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट था, रेडियस के साथ यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कब, जब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने लगेंगे, तो फिर अब ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिरने लगेगा डिस्टेंस के बढ़ने के हिसाब से। तो आई थिंक आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भैया एक चीज़ और समझ लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास एम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे, किसी भी एक जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्थ पे कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर उस पे वो उसके ऊपर कितनी जान है कि वो किसी मास को, किसी भी एक यूनिट मास मतलब 1 किलो मान लो, 1 किलो को अपनी तरफ खींच लेता है, ग्रेविटी से खींचता है ना चीज़ को अपनी तरफ। तो अपनी तरफ खींचने में जो उसकी शक्ति लगती है, इन्फिनिटी मतलब किसी भी एक पॉइंट से अपनी तरफ किसी चीज़ को ग्रेविटी की मदद से खींचकर जब वो अपने पास ले आता है, उसके अंदर जो उसकी शक्ति लगती है उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। कुछ नहीं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है W=m, मतलब कितना वर्क किया, अट्रैक्ट करके अपने पास ले आता है, अट्रैक्ट करके अपने पास ले आता है, ठीक है, कि मतलब V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, वर्क यूनिट मास, मतलब कितना काम किया एक यूनिट मास को अपने तक लाने के लिए, ये है। अगला देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दो अलग चीज है भाई, एक है पोटेंशियल मतलब कितनी ताकत है, और एक है एनर्जी। इसका मतलब है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अब किसी चीज से, कोई ग्रेविटी से चीज अटैच है, ठीक है, धरती से कोई पत्थर गिरा हुआ है, आपने उसे उठा लिया, तो जो एनर्जी लग रही है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालकर किसी मास को जो एक्चुअली किसी की ग्रेविटी के अंडर है, वहां से खींच के निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ रहा है, क्या अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे इसका मैंने डेरिवेशन दिखा रखा है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और छोटा वर्क क्या होगा, dw dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जिसको नहीं आता है इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का यूज होता है किसी छोटे काम से, किसी छोटी चीज से बड़ा अंदाजा लगा लेना, तो हम इंटीग्रेट करेंगे छोटे काम से बड़ी चीज का अंदाजा लगा। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप सर्च करो इंटीग्रेशन SVP इंस्टीट्यूट, आपको एक वीडियो मिलेगा इंटीग्रेशन पे, जो आपकी पूरी 11th की इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी होगा, पूरी फिजिक्स की इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी होगा, वो आप एक बार देख लें। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये mm/x² कहाँ से आया, Gmm/x², मतलब जो ये फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटी का फोर्स है ना, वो ग्रेविटी फोर्स क्या था, Gmm/x²,
एक्स या आर स्क्वायर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बेटा आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं जो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, लिमिट्स और इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं, जिससे कि आपको एक फाइनल फॉर्मूला मिलेगा वर्क इक्वल्स टू माइनस GMM/r। ठीक है, और यही वर्क क्या है, वर्क ही है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कितना काम आप करते हैं वर्क, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और ये इससे पहले भी हम रिलेशन फिजिक्स में इससे पहले भी पढ़कर आए हुए हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, कि वर्क इज इक्वल्स टू दी एनर्जी, वर्क ही एनर्जी के बराबर है। ठीक है, चलो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अगर इसको फाइंड आउट करना हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू W/m, है ना। अब वर्क पर यूनिट मास, अब वर्क क्या निकल कर आया आपका माइनस GMM/r, आपने इस जगह पे GMM/r लगा दिया, नीचे m से m कैंसिल हो गया, आंसर निकल गया है V इक्वल्स टू माइनस GM/r। अगर कोई इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में पूछे तो, नहीं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्क W इक्वल्स टू माइनस GMM/r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो गया, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओनली माइनस GMM/r हो गया, दोनों निकल कर आ गए। ओके, अब जरा अगली चीजें पढ़ लेते हैं। तो बेटा अभी हमें पढ़ना है लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। ठीक है, तो रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, अर्थ पर रॉकेट लॉन्च होता है और वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता है, एनवायरनमेंट की शील्ड्स को क्रॉस करता है, हमारे हाँ ना, हमारी जो गैसेस की जो लेयर्स हैं, इसको आसमान आप कहते हैं, खैर आसमान कुछ भी नहीं है, आसमान आपके चारों तरफ है एक्चुअली, है ना। अब जब वो उससे क्रॉस करके बाहर निकल जाता है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी को पार करके बाहर निकल जाता है, फिर उसको चाहे जहाँ भी जाना हो, चाहे सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, चाहे मून पे मिशन भेजना हो, चाहे मार्स पे भेजना हो, वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, उसको एस्केप करना होगा, किससे, अर्थ की ग्रेविटी से, तो उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड होती है बेटा, जिस स्पीड से आप अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, सुन लो, लिखने को आ जाता है बेटा आपके 11th क्लास में। It is the minimum velocity within the range of body must be projected vertically to upward just escape the gravity field of या gravitational field of earth। मतलब अर्थ की ग्रेविटी को बाहर निकलने के लिए जो कम से कम स्पीड चाहिए होती है, उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो जरा ड्राइव करके देख लेते हैं। वैसे कई बार ड्राइव करना आता भी है, कई मुश्किल कुछ बनाना होता है तो पूछ लेते हैं। ग्रेविटी फोर्स की बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है GMM/r² या x² जो आपको मान सकते हैं। m इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट या रॉकेट, जो भी आप बाहर फेंकना चाहते हो। ठीक है, अच्छा अब वर्क का क्या होता है भाई, काम तो कुछ करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना है, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क की बात करते हैं भाई हम तो फिजिक्स में, फिर उसको बड़ा करते हैं इंटीग्रेशन की मदद से, तो dW इक्वल्स टू F.dx, और F क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो F की जगह पे क्या होगा GMM/x² इनटू dx। ठीक है, x यहाँ पर क्यों लिया, ताकि इंटीग्रेट करने में दिक्कत ना हो। अब समझ में आया x क्यों ले रहा हूँ मैं r की जगह पे। ठीक है, फिर हमने इंटीग्रेट कर लिया, क्योंकि छोटे वर्क से हमें बड़ा अंदाजा लगाना है। इंटीग्रेशन के लिए याद रखना, इंटीग्रेशन की वीडियो आनी चाहिए, देख लो एक बार, इंटीग्रेशन सीख लो, आती है तो अच्छी बात, नहीं आती तो देख लो। इंटीग्रेशन का वीडियो एक बार देख लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे को जो फाइनल आंसर मिला वो है W इक्वल्स टू GMM/r। क्या इतना, हाँ, लेकिन जब तो कन्फ्यूजन भी हो जाती है ना, क्योंकि बहुत सेम है। ठीक है, कहीं पर एक सिंगल m है, कहीं पर दो m है, कहीं पर नीचे r है, कहीं r², ऐसा हो जाता है। तो बेटा ये क्या है, वर्क का क्या मतलब है कि भाई इतना काम कम से कम करना पड़ेगा ताकि स्केप किया जा सके। क्या, ताकि स्केप किया जा सके। अभी वर्क ही निकला है, वेलोसिटी निकली नहीं है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जरा। इफ V क्या है, स्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी देन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv²। अब ये me क्यों ले रहा हूँ, ये ve क्यों ले रहा हूँ, e मतलब स्केप वेलोसिटी के लिए e रखा हुआ है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, mv² फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि वर्क जो है वही एनर्जी के बराबर होता है ना, और काइनेटिक एनर्जी तो है, वेलोसिटी तो है जो उसको बाहर लेके जाएगी, तो मेरा वर्क किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, है ना, क्योंकि मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। और वर्क मैंने अभी कितना निकाला था, GMM/r²। ठीक है, और यहाँ से तो मैं स्केप वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, वर्क पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो सकता है, कोई क्योंकि कंडीशन है ना, कोई चीज़ रुकी हुई तो पोटेंशियल एनर्जी, और चल रही है तो
काइनेटिक एनर्जी। तो भाई अभी तो रॉकेट चल रहा है मेरा, तो उसके अंदर से एनर्जी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो अब मैं यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। बस वेलोसिटी को इधर रख दो, बाकी को उधर फेंक दो। तो क्या निकला, वी स्क्वायर मतलब वी या वेलोसिटी स्क्वायर वी स्केप वेलोसिटी स्क्वायर करो 2gm/r। अब यहाँ स्क्वायर को उधर फेंक दिया तो अंडर रूट। तो ये मेरा फाइनल आंसर निकल कर आया, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2gm/r। या तो आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। और खैर याद तो आपको होना ही चाहिए, ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। कोई नीट के अंदर क्वेश्चन आया था तो फॉर्मूला लगा के तो सॉल्व होगा। और कई बार क्या होता है, आपके टीचर स्कूल टीचर एग्जाम में आपसे बोलते हैं कि स्केप वेलोसिटी को ड्राइव करके देख लो। अगर आपके टीचर आपको इंपॉर्टेंट बताया तो ड्राइवेशन सीख लो, जो कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। वर्क निकालना है, वर्क को काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। और आप इसे डायरेक्ट याद कर लोगे तभी तो आपको पता चलेगा मेरा डेरिवेशन सही हुआ है नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे स्मॉल जी की फॉर्म में पूछ लें, स्केप वेलोसिटी को स्मॉल जी की फॉर्म में पूछ लें, कैपिटल जी की फॉर्म में ना पूछे तो कोई बात नहीं, स्मॉल जी का फॉर्मूला लगा देंगे तो कट के निकल कर आएगा अंडर रूट 2gr, ठीक है। बस अब ये भाई वेरी करता है कि आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मॉल जी की फॉर्म में या कैपिटल जी की फॉर्म में। अच्छा, अगली चीज समझ लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मतलब एक स्पीड, अर्थ की एक पर्टिकुलर स्पीड है ना, हर प्लेनेट की एक पर्टिकुलर क्या है, स्पीड है। आपको पता है जैसे मार्स के ऊपर हमने मिशन भेजा था, हमने क्या एक सैटेलाइट भेज दिया है जो मार्स के चारों तरफ घूमता है, उसके इमेजेस लेता है, उसके वातावरण के बारे में बताता है और इन्फॉर्मेशन भेजता है। मार्स पर नहीं उतार दिया हमने उसे, ठीक है, लेकिन अमेरिका मार्स पर उतार चुका है, ठीक है। और जुपिटर के ऊपर भी सैटेलाइट छोड़ चुका है वो, जो कि जुपिटर की फोटोज वगैरह सेंड करते रहता है। तो हर किसी प्लेनेट का एक अपना स्पीड होता है, उस स्पीड के बराबर जो उसकी ऑर्बिट में हमें बिठाना है। ये मान लो मेरा अर्थ है, हमारा अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो उसकी स्पीड भी कुछ इतनी ही होनी चाहिए कि इस अर्थ की ऑर्बिट पे फिट हो जाए, एक पर्टिकुलर स्पीड। तो उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिटल ऑफ द सरफेस अर्थ। तो अर्थ की ऑर्बिट पे, ठीक है, किसी सैटेलाइट को बिठाने के लिए जो स्पीड या वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है वही ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। और अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग होगी, मून की अलग होगी, हर प्लेनेट की अलग अलग होगी, ठीक है। अब इसको जरा फाइंड आउट करने को कोई बोल दे ऑर्बिटल वेलोसिटी को, कैसे करोगे? तो फोर्स तो तुम्हें पता ही है भाई कि फोर्स कितना लगेगा किसी भी सैटेलाइट पे, फोर्स को gm/r² है ना। जी बड़ा एम क्या अर्थ का, अगर अर्थ ले रहे हो, और छोटी एम क्या होगा आपका सैटेलाइट। अब ये r+h क्यों हो गया? क्योंकि भाई जो भी सैटेलाइट है वो अर्थ पे कुछ हाइट पे ही तो है ना, उस रेडियस से कुछ हाइट पे ही तो है, तो टोटल r+h²। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू कीप इन, इसका मतलब क्या है भाई, हर सैटेलाइट जो किसी भी प्लेनेट से जुड़ती है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स से जुड़ती है। सेंट्रीपिटल मतलब टुवार्ड द सेंटर। अब वो तो दिख ही रहा है भाई, उससे कुछ ना कुछ ग्रेविटी का कांटेक्ट तो है, तभी तो वो सैटेलाइट रुका हुआ और घूमेगा ना। आज जो मून है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, कोई रस्सी से वो रिवॉल्व करता है क्या? कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ मून को अलाइंड रखता है ताकि मून अपनी उस ऑर्बिट को छोड़ के ना भाग जाए, ठीक है ना। ओके, क्या होगा अगर कोई कॉमेट वगैरह टकरा जाए मून से और वो उस ऑर्बिट से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो क्या मून इधर उधर भाग सकता है? नहीं। बिल्कुल भाग सकता है यार, क्यों नहीं भाग सकता? अरे तो कोई उस पर कमेट, अगर उस पर कॉमेट आया है बहुत बड़ा, कोई उल्का पिंड आकर मून से टकरा जाए बहुत बड़ा, तो क्या होगा, वो मून को उसकी ऑर्बिट से हटा सकता है ना। अगर मून अपनी ऑर्बिट से हट गया तो अर्थ पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज बेटा हाँ, क्योंकि अर्थ ही खाली ग्रेविटी नहीं लगाती मून पे, मून भी अपनी ग्रेविटी लगाता है अर्थ पे, जिसकी वजह से ओशंस में फ्लो होता है। ओशंस में जो टाइड्स आती हैं वो मून इफेक्ट करता है। इवन ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सन का, सॉरी मून का, सन का तो है ही। तो ये समझ लो कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट हो जाएगी अगर मून अपनी ऑर्बिट से हिल गया तो, ठीक है। बस समझो कि जो भी चीज़ें इस टाइम बनी हुई है ना, एक सिस्टम जो बना हुआ है, वही इस अर्थ पे लाइफ को फॉर्म कर रहा है। अगर अर्थ अपनी ऑर्बिट से हिल जाती है या अर्थ अपने एक्सिस पे इधर उधर हो जाती है तो भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलो भाई अगली चीज़ सुनते हैं जरा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो r की जगह तो r+h ही लगेगा और वो फोर्स के बराबर ही होगा, क्योंकि भाई एक फोर्स इधर नहीं, अर्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अर्थ पर जो लाइफ है
अर्थ पर जो लाइफ है ना बेटा, हाँ, वो कहीं ना कहीं सन, मून और अर्थ की पोजीशन, अर्थ का रोटेशन, इन और सूरज से कितना दूर है हम, वो सारी चीज़ें मिलकर अर्थ पर लाइफ बनाई है। नहीं तो सारी चीज़ें तो दूसरे प्लैनेट्स के पास भी है ना, हमसे बड़े भी हैं, है ना, रिसोर्सेज भी हैं उनके पास। बेटा लेकिन उन वो एक लाइफ को फॉर्म नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशन वहाँ नहीं है। वो लाइफ फॉर्म इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास ये आइडियल कंडीशंस नहीं थी जो अर्थ को मिल पाई। एग्जैक्ट बढ़िया डिस्टेंस मिला है सन से, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट है भाई। और फिर इसलिए तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई तो क्रिएटर है। अब कुछ लोग इस क्रिएटर की बात में बिलीव नहीं करते, कुछ कहते हैं कि भाई सब कुछ एक इंतफाक है, सब कुछ एक एक्सीडेंट है जो हो गया है, बिग बैंग एक एक्सीडेंट है, उस एक्सीडेंट के चक्कर में इस तरह की कंडीशंस बनी कि ऐसा हो गया। कुछ लोग इस बात में विश्वास करते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं कोई ना कोई क्रिएटर है। खैर इसके ऊपर एक अलग डिबेट कर सकते हैं, आपके इस चैप्टर से इस बात का कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है, बच्चे भी कहेंगे क्या यार फिलोसफी झाड़ रहे भैया। चलो हाँ क्या हुआ, हाँ बेटा देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, एक फोर्स लग रहा है इस पर ग्रेविटी का, दूसरा लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और दोनों क्या इक्वल फोर्सेज है, क्या है इक्वल फोर्स है, इसलिए तो वो भागता नहीं है। जब आप एक लट्टू घुमाते हो हाथ में या लंगड़ घुमाते हो, रस्सी बांध के पत्थर को घुमाते हो हाथ से, तो जितना फोर्स आप हाथ की तरफ लगता है वो उतना पत्थर भी अपनी तरफ लगा रहा होता है, और वो दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं तब वो घूमता है, तब वो घूमता है। आप एकदम से उस पत्थर को छोड़ दो, उस रस्सी को छोड़ दो, तो पत्थर उसी डायरेक्शन में भाग जाएगा जिस डायरेक्शन में आप उसे छोड़ दोगे, क्योंकि दो फोर्सेस लग रहे हैं पत्थर पे, एक सेंट्रीफ्यूगल मतलब आप सेंटर से दूर, और एक सेंट्रीपिटल जो आप अंगूठे से लगा रहे हो, उस उंगली से अंदर की तरफ खींच रहे हो। ये दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। जब इन दोनों को हमने एक साथ रखा और दोनों को सॉल्व किया तो हमें एक वेलोसिटी फाइंड आउट हुई जो है √g/r²/RH। बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले लो, रिटर्न नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, कमेंट करना तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला हो गया आपका, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज़्यादा पास रिवॉल्व करे तो उस केस के अंदर हम जो h है ना, हाइट जो है उसकी, उसको नेगलेक्ट मान लेते हैं, है ना। तब h को हटा दिए, h को हटाने के बाद आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, v=√gr। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट जो होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, अर्थ के सरफेस के काफ़ी पास होती हैं। अब बेटा टाइप ऑफ सैटेलाइट्स देख लो। सबसे पहली सैटेलाइट है जियो सैटेलाइट। ठीक है, जियो सैटेलाइट को हम सिंक्रोनाइज सैटेलाइट भी कह देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ रोटेट करती हैं, जैसे टीवी, फोन, etc। क्यों भाई अर्थ के साथ साथ क्यों रोटेट करती हैं? जैसे मान लो भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की ताकि वो टीवी चैनल्स दिखा सके या फ़ोन कॉल्स दिखा सके। अब अर्थ रोटेट हो गया, अब उसकी जगह कोई दूसरा देश आ जाएगा, सैटेलाइट तो वहीं बनी हुई है, मान लो ये यहाँ हमने सैटेलाइट छोड़ी है, अर्थ भारत था, अब ये अर्थ रोटेट हो गई, यहाँ पर कोई और कंट्री आ गई, सैटेलाइट यहाँ रह गया, अर्थ का सिग्नल गायब, उसका भारत का सिग्नल गायब हो जाएगा। ऐसा तो फिर ये कैसी सैटेलाइट है, भारत रोटेट हुआ तो भारत के साथ साथ घूमती है, तो ये जियो सैटेलाइट्स हैं, टीवी, फोन इत्यादि के लिए काम आती हैं। ठीक है, पोलर सैटेलाइट क्या है अगली? पोलर सैटेलाइट का मतलब होता है कि ये भैया पूरी तरीके से अर्थ के चारों ओर रोटेट करती हैं, अर्थ के पोल टू पोल, पोल टू पोल, पोल पर इस तरीके से पोल टू पोल रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, अर्थ के साथ रिवॉल्व नहीं करती, अर्थ का ही पोल टू पोल चक्कर मारती हैं। तो जिस ये सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं, ये स्पाई करने वाली की, अब जैसे अमेरिका चाहता है कि भारत के ऊपर नज़र रखे तो भारत के ऊपर भेज देगा अपनी सैटेलाइट, है ना। भारत चाहता है कि हम किसी और देश पे नज़र रखें तो वो हम किसी और देश के पास पहुंच सकते हैं, है ना। अब गूगल मैप्स, मौसम, है ना, कि आज वहाँ पर किस तरह का मौसम है, तो ये पोलर सैटेलाइट से काम करती हैं। गूगल मैप पे जो इमेजेस देखते हो ना ज़्यादातर सब पोलर सैटेलाइट का काम है भैया। मज़ा आ रहा होगा, चैप्टर ईजी है वैसे। अर्थ का रेडियस देख लो कितना है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट कितनी एनर्जी लेकर अपने साथ रिवॉल्व करती है। ठीक है, एनर्जी कितनी होती है एक सैटेलाइट में, इतना याद रखना कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दो तरह की एनर्जीज होती है भाई, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो नॉर्मल बात करें, जिस एनर्जी से कोई सैटेलाइट बाइंड होता है किसी भी चीज़ से, वो -gmm/r होती है, हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, अब वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी, दोनों एनर्जी एक दूसरे के सामने रख दो आप। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²।
अब सेम टू सेम आप चीज़ें इसके अंदर रख सकते। देखो टोटल एनर्जी कभी भी किसी चीज़ की निकालनी हो ना, खाली इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, जब भी किसी की टोटल एनर्जी निकालनी हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देना। पोटेंशियल एनर्जी निकल आई, काइनेटिक एनर्जी निकल आई, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास निकल कर आता है E - (-1/2 gmm/r। यही है भाई सैटेलाइट की क्या है टोटल एनर्जी। बात खत्म, ठीक है। अगला देखो, बाइंडिंग एनर्जी, नाम कुछ और है काम कुछ और है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर एक सैटेलाइट को ऑर्बिट से हटाना है, जो कि अर्थ की, मान लो कोई और ये अर्थ है, अर्थ की ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रही है, हम कह रहे हैं बहुत टाइम हो गया, पुरानी होगी, भगाओ, हमें इसे हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक एनर्जी दे देंगे जिससे कि क्या होगा, ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ देगी। उसको ही बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बोले कि भैया नाम तो बाइंडिंग है, जुड़ने जैसा नाम है, टूटने वाला काम है, तो ऐसे याद रखना है बेटा, नाम जुड़ने का और काम टूटने का है। कि हम अब अर्थ किसी एनर्जी से, सॉरी कोई सैटेलाइट किसी एनर्जी से तो इस अर्थ के चारों ओर लगी हुई है, एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने निकाला -gmm/r, ठीक है, 1/2 gmm/r निकाला। उस एनर्जी से कोई भी सैटेलाइट जुड़ी होती है, छोटी हो चाहे बड़ी, अब उसे हटाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं उतनी ही एनर्जी क्यों ना दे दूँ उसको, प्लस में, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऐसे भी हटा सकते हैं कि कैंसिल आउट करके, यही तरीका, ज़्यादा देके वो हायर से, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। इतनी एनर्जी दे दो -gmm/r², ये क्या है -gmm/r², यहाँ दे दो +gmm/r², माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, वो ऑर्बिट को छोड़ देगा, ऑर्बिट को छोड़ देगी अपनी, या तो नीचे गिर पड़ेगी या ऊपर चली जाएगी। और नीचे नहीं गिरा था कोई सैटेलाइट को, किसी के सर पर आकर पड़ गई, किसी देश में गिर गई तो लड़ाई चालू हो जाएगी, है ना। अब पता लगा हमने सैटेलाइट को गिरा दिया, अब वेस्ट हो गई थी, पता चला भाई वो जाकर पाकिस्तान में गिर पड़ी, है ना, अब वहाँ किसी इंपॉर्टेंट जगह गिर गई, अब लड़ाई चालू हो गई, गड़बड़ हो जाएगा ये तो, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको उड़ा ही देते हैं, मतलब अंतरिक्ष में ऊपर स्केप कर देते हैं, वहीं घूमती रहती है वो। फिर आप बोलोगे भैया इसका मतलब अंतरिक्ष में कूड़ा कर रहे हैं लोग, बिल्कुल भैया कूड़ा कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, या नेक्स्ट जो स्टेप है वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लास्ट टॉपिक चैप्टर खत्म। चलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसका मतलब प्लैनेट मोशन कैसे करते हैं सन के अराउंड। अब आप बोलोगे भैया गैलीलियो तो पहले ही बता के मर गया या मर गए, अरे रिस्पेक्ट से बोलना पड़ेगा। उन्होंने, गैलीलियो ने पहले क्या बताया, गैलीलियो ने पहले ही बताया, बेटा गैलीलियो को कोई भगाता है तो बुरा मत मानना। देखो ऐसा है कि उन्होंने बताया कि सन के अराउंड अर्थ मूव करती है। इससे पहले लोग क्या कहते थे कि अर्थ के अराउंड सन मूव करता है। अरे जबकि तो छोड़ो, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मानने को तैयार नहीं कि अर्थ गोल है, चपटी बताते हैं, और ये मानने को तैयार नहीं है आज तक भी कि धरती घूमती सूरज के चारों तरफ। जबकि इतने सारे मिशन मून पे जा चुके, इतने सारे मार्स पे जा चुके, सन पर सैटेलाइट भेज चुके हैं लोग, तब भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता। वो कहते हैं धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है। अब छोड़ो उनकी क्या ही बात करें, उनको भी थोड़ा भगवान अकल दे, ठीक है। देखो बेटा, केपलर ने क्या बताया, गैलीलियो से अलग क्या बताया होगा। गैलीलियो ने तो बताया कि सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, लेकिन किस शेप में घूमती है, कैसे घूमती है, कितने दिनों में चक्कर पूरा कर, वो तो सबको पता था पहले भी, लेकिन उसने और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी ये बातें बताई कि क्या उनका शेप है, कैसे सर्दी और गर्मी हो जाती है, इतने दिन सीजन किस तरीके से चलता है, बहुत बढ़िया चीज़ें उन्होंने बताई, ठीक है। उसी के हिसाब से उन्होंने अपने 3 लॉज दिए। अब इन 3 लॉज में से आपको कोई भी लॉ पढ़ने को लिखने को आ सकता है। नीट में केपलर लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपके स्कूल वालों को केपलर लॉ बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला केपलर ने बताया कि जो भी प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिटल में घूमता है, गोल गोल नहीं घूमता। मतलब कोने चपटे चपटे होते, अंडे का शेप देखा है, चपटा भी नहीं होता लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है, तो दोनों तरफ से अंडा हो गया, ये समझ लो। उसे बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं, इलिप्स, है ना। 11th के अंदर भाई पढ़ना पड़ता है, मैथ्स में भी, इलिप्टिकल ऑर्बिटल। अब देखो इसका एक फोकस तो ये बन रहा है, 10th क्लास में पढ़ा था ना फोकस, एक फोकस ये बन रहा है, हम इसे एक्सिस भी कह देते हैं, है ना, एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। देखो भाई पहली बात समझ में आ गई, यही पहला लॉ है और कुछ भी नहीं। अगला देखो, और याद रखना जो सन है ना, सन वो बीचों बीच नहीं रखा होता, वो भी कहाँ रखा होता है, बोलो, वन फोकस पे, किसी एक फोकस की तरफ, बीच में। देखो ना, बीचों बीच नहीं है, साइड में।
अब बेटा यहीं से आपको पता चलेगा जब अर्थ है ना सूरज के पास पहुंच जाती है घूमते घूमते तो गर्मियाँ बढ़ जाती है मई जून में हो, और फिर अर्थ जैसी धीरे धीरे बाहर जाने लगती है तो बरसात, और फिर ठंड आ जाती है, और दिसंबर 25 को यहाँ होती है अर्थ। बिल्कुल ठंडा काला रात मौसम, लंबी लंबी रातें, और फिर धीरे 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 दोबारा सन के पास पहुंच जाती है मई जून जुलाई, और गर्मियों की छुट्टी और बहुत ज़्यादा गर्मी। अब भी अर्थ सन के इधर आजू बाजू अगल बगल है, दूर दूर आ गई है लेकिन इतनी दूर नहीं आई है अभी टाइम लगेगा। फिर अक्टूबर में यहाँ तक आ जाएगी, फिर और नवंबर में फिर यहाँ पहुँचेगी, और फिर दिसंबर में तो ओके रिपोर्ट काम हो जाता है। दूसरा बोला भाई लॉ ऑफ एरिया। क्या लॉ ऑफ एरिया? इसके अंदर एरिया का यूज़ करते हैं ट्रायंगल का, अभी दिखाऊंगा कैसे बनता है ट्रायंगल। इसका मतलब है, अगले पेज पे ही बता देता हूँ क्या मतलब। देखो ये बताता है कि प्लैनेट चाहे सन के पास हो, इलेप्टिकल ऑर्बिटर, या तो सन के पास हो या सन से कितना ही दूर हो, वो जितनी भी देर चलेगा, जितनी भी टाइम मोशन करेगा, एरिया इक्वली ट्रेवल करेगा। एरिया इक्वली ट्रैवल करेगा, चाहे वो सन के पास हो तभी भी, चाहे सन से दूर हो तभी भी। ऐसा क्यों? जब सन से दूर होता है ना प्लैनेट, तो उसका क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। ये केपलर ने बताया, मैं नहीं बता रहा। स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब सन के पास होता है तो स्पीड तेज हो जाती है, तेज स्पीड। इसका मतलब यहाँ पर जब सन के पास होगा तो प्लैनेट कम टाइम में ज़्यादा एरिया कवर करेगा, और यहाँ दूर होगा तो कम टाइम में कम एरिया कवर करेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा एरिया बन रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा तो बन ही जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर कवर अप कर लेता है। यहाँ पर कैसे कवर अप कर लेगा कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा, ऐसे कवर अप कर लेता है। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, यही बताया उन्होंने। हाँ, सिर्फ यही बताया। ये मैंने इसका बेटा एक डेरिवेशन दिखा रखा है ना, और ये कुछ भी नहीं है भाई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखा रखा है सिर्फ और सिर्फ, कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों तरफ आपको पता ना, 1/2 हाइट बेस इनटू हाइट, और कुछ भी नहीं है नया। सीधी सी बात याद रखना, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कहाँ से आ गया, क्योंकि जब कोई चीज़ चलती है तो एक मोमेंट आ जाता है ना उसके अंदर, फिर वो चलती रहती है उस चीज़ के अंदर, वो है। चलो एक चीज़ हो जाती है, लास्ट चीज़, बिल्कुल लास्ट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब है कि टाइम जो होगा, ठीक है, टाइम जो होगा जो उसका स्क्वायर है वो हमेशा किसके बराबर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी मेजर, क्यूब होगा यार, स्क्वायर लिख दिया, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस क्या है, ये रही, बस इस एक्सिस के, ये रिलेशन याद होना चाहिए तुम्हें थर्ड लॉ में। क्वेश्चन आ जाता है बहुत छुटपुट, छोटा मोटा हल्का फुल्का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, और मैंने इसका एक प्रूफ दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान सा प्रूफ है, ठीक है। दोनों तरफ वही दिखा रखा है भाई कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू हाइट, और वहाँ से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। डेरिवेशन खैर कोई पूछता नहीं है। इसी के साथ बेटा आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। कुछ भी अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। मैं नीट की प्रिपरेशन और इस तरह की पढ़ाई वगैरह की वीडियोस डालते रहते हैं। धन्यवाद।